तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं या यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, जो क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था चार्ज। तो चार्ज अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो उसके अंदर हम देखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अगर चार्ज मोशन में होता है और दो तरह से, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ आएगा। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एक कंडक्टर के अंदर एक सेकंड में जितने चार्ज पास होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो इसे क्या कहा जाएगा? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर। और तुम जानते ही हो कि एम्पियर एक क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की या ट्रांजिएंट करंट की। ट्रांजिएंट करंट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अपीयर होता है किसी भी चार्ज में। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? या एग्जाम्पल लेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो आई किसके इक्वल हो जाएगा? डी क्यू अपन डी टी के बाद। ठीक। और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन हम जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये भला क्यों होता है? क्योंकि ये फॉलो नहीं करता। किस लॉ को फॉलो नहीं करता? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, चाहे हमारे पास 60 डिग्री हो या 90 डिग्री में रखा हुआ हो चार्जेस को, उसका एडिशन हमेशा क्या हो रहा है? 3 और 2 का एडिशन क्या हो रहा है? 5 एम्पियर। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या नहीं करता? फॉलो नहीं करता। उसके बाद हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में से कितने चार्ज फ्लो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसे हम क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी कहेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और ये एक हमेशा की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है, इसको यहाँ से समझते हैं कि जब हमारे पास एक कंडक्टर है, हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, तो हम क्या देखेंगे? इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? रैंडमली क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से टकरा रहे हैं। रैंडमली टकराने की वजह से इसके अंदर जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर लाखों अमाउंट में या अरबों अमाउंट में क्या इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर एक थर्मल वेक्टर का एक इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा? थर्मल वेक्टर होगा, जो इसके इफेक्ट को क्या कर देगा? काट देगा। ठीक, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने से क्या होगा? हम देखेंगे कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स, और इस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट करेंगे, और इस एक्सेलरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे? ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। और इस ड्रिफ्ट की कुछ ना कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी, और इस वेलोसिटी की वजह से करंट बनेगा, और उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, जो थर्मल वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती है? 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। लेकिन फिर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही क्या बनाती है? करंट बनाती है, ना कि थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी का ओवरऑल एवरेज इफेक्ट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इस वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कंडक्टर्स की, वो क्या हो जाती है? लार्ज हमें क्या देती है? करंट देती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर इस डायरेक्शन, ये हम क्या मान लेते हैं? थर्मल वेलोसिटी ये है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? अपोजिट वेक्टर होगा, जो एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर रहा है? काट रहा है। ठीक, ये एक्सेलरेशन होगा, ये भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन हम देखेंगे कि इन सभी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? एक ही रहती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही रहने की वजह से, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चाहे वेलोसिटी बहुत ही कम हो, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन डिजायरेबल रहता है, जिसकी वजह से क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक करंट बन पाती है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू u+at। ठीक है, तो एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो किसकी वजह से आएगी? v1 v2 v3 v4 और vn तक। ठीक है, तो v क्या लेंगे? u+at, v1 क्या लेंगे? u1+at1, और v2 क्या लेंगे? u2+at2। ठीक, और फिर हम क्या देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल निकली? u1+at1 u2+at2 से लेके n तक। ठीक, एवरेज लेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं? ये एवरेज वेलोसिटी तो हमने जीरो ले रखा है, और ये t1 t2 t3 और tn से लेके n तक। और इस चीज़ को हम क्या मानते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन का सिंबल को हम ये लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब तक वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, तो उस टाइम को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर देगा? एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, तो एक्सेलरेशन क्या होती है? फोर्स अपॉन मास। ठीक, और फोर्स क्या होगी? चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज क्या होगा? -E/m। और ये क्या है? रिलैक्सेशन टाइम में। तो हम क्या देखेंगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल के टर्म में क्या लिख सकते हैं? v/L। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आगे -E वेलोसिटी अपॉन ml। v नॉट वेलोसिटी, v स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक,